बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड दिस इज वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एंड इट इज रिलेटेड विद हेरिडिटी। हेरिडिटी में डीएनए, क्रोमोसोम कैसे वो ट्रांसफर होता है, होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड क्रॉसेस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये सारा कुछ मैंने अपने पिछले दोनों वीडियोस में दे दिया है आप लोगों को। और आज कुछ क्रॉसेस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि वो बनाने की जरूरत पड़ सकती है एग्जाम में। फिलहाल उस प्रैक्टिस के पहले आप लोगों को एक ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाना है। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, और अब हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में वो खुद से रिलेटेड ही रहेगा मैक्सिमम। तो ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। भाई हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग अलग रहता है, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ओ नेगेटिव, कोई ए बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी, उतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, उतना डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है 10th क्लास में। ब्लड ग्रुप, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप according to type of gene, but there is 8 type of blood groups in human beings, positive and negative। तो ये पहले पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये जान लीजिए। जानना जरूरी है जनरल लाइफ के लिए, क्योंकि कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यदि मैं कहूँ भी भाई मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, कोई किसी ने कहा कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, व्हाट इज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव? ये कोई चार्ज थोड़ी ना है, ये है क्या आरबीसी। आरबीसी आप लोग जानते हैं, आरबीसी के ऊपर एक खास तरह का प्रोटीन मिलता है जिसे कहते हैं रेसस प्रोटीन। ये पहले रेसस मंकी से पाया जाता है रेसस मंकी में, सॉरी। तो रेसस प्रोटीन यदि ये रहा आरबीसी के ऊपर तो वो हो गया पॉजिटिव। यदि ये RH, जिसे हम लोग RH फैक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाइएगा तो ये RH फैक्टर बोलेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन ना। तो यदि ये RH फैक्टर आरबीसी के ऊपर रहा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव, यदि ये नहीं रहा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो भाई जब ब्लड डोनेट हम लोग करने जाते हैं ब्लड डोनेशन में, तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, जो नेगेटिव वाले हैं वो नेगेटिव को ही दे सकते हैं। यदि इन दोनों तरह का ब्लड ग्रुप मिलता है आपस में तो बनता है एक एंटी RH फैक्टर, और ब्लड क्लॉट कर जाते हैं और उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेट अस सपोज मेरा है पॉजिटिव, किसी एक का है नेगेटिव, यदि उसने मुझे दे दिया ब्लड तो क्या होगा कि मेरी बॉडी का ब्लड क्लॉट कर जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो भाई पॉजिटिव वाले हमेशा पॉजिटिव वाले को दें, नेगेटिव वाले नेगेटिव वाले को दें। ये पहला था आज की जानकारी आप लोगों की कि ब्लड डोनेट कैसे किया जाता है। मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी डिटेल तो +2 में पढ़ना है ना। वैसे ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मैंने लिख रखे हैं, ए बी एंड ओ। इट मीन्स ए पॉजिटिव नेगेटिव, अब तो ये RH फैक्टर पे डिपेंड है। बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ए ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। फिलहाल इस चैप्टर में आप लोगों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ इस टाइप्स के बारे में पढ़ना है ना। मैंने क्या बताया, एक कैरेक्टर के लिए या एक ट्रेट के लिए 2 जीन। तो नेचुरली यदि किसी का ब्लड ग्रुप है ए तो उसके लिए भी 2 जीन होने चाहिए ना। और इसमें जीन ऑफ फॉर ब्लड ग्रुप हम लोग डिनोट करते हैं आई से। अब भाई साइंटिस्ट लोगों ने आई लिख के उसे डिनोट कर दिया तो बस हम लोग वही लिखते हैं, ठीक है। तो आई से हम लोग डिनोट करते हैं, इट मीन्स इस तरह से। अगर जीन की बात की जाए, अगर हम लोग जीन को डिनोट करेंगे इसमें, तो पहला कॉन्सेप्ट है कि इसे आई से करेंगे। इट मीन्स यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए इस तरह से ऊपर में ए लिखते हैं, या तो बी लिखते हैं, ठीक है, या ओ लिखते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के जीन होते हैं फॉर ब्लड ग्रुप, क्लियर।
तो जीन के लिए ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए 3 तरह के जीन पाए जाते हैं पूरे ह्यूमन सिस्टम में। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इस तरह से इसे लिखते हैं। और पॉइंट नंबर 2 जो आप लोगों को समझना है, जो जीन ए है यानी IA एंड IB, ये दोनों होता है डोमिनेंट, यानी दोनों का दोनों बराबर ताकतवर है, डोमिनेंट। ठीक है, ये दोनों का दोनों बराबर ताकतवर होता है, दोनों होता है डोमिनेंट। और ये जो IO है, इट मीन्स जीन फॉर O ब्लड ग्रुप, ये होता है रिसेसिव। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, चूंकि अब आप लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव ये दोनों जान चुके हैं, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यदि हमारा ब्लड ग्रुप है A, तो उसके लिए 2 जीन होने चाहिए, और वो 2 जीन होमोजाइगस भी हो सकते हैं एंड हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो दोनों क्वालिटी, क्योंकि ये तो नहीं कहा गया ना कि जीनोटाइप कैसा है, सिर्फ ये कहा गया है कि ब्लड ग्रुप A है। जैसे ये कहा गया था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था भाई कोई टॉल है, जैसे लेट अस सपोज मैं टॉल हूँ, ठीक है, ये टॉल है, टॉल इट इज फिनोटाइप, बट मेरा जीन कैसा है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ये तो नहीं पता। तो मैं यहाँ दोनों लिख रही हूँ, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन। तो चूंकि ये डोमिनेंट है, तो ये तो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी रिप्रेजेंट करेगा एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस IA IO। क्लियर? नाउ सेकंड, ये भी चूंकि डोमिनेंट है, तो ये भी होमोजाइगस में भी कंट्रोल करेगा अपने आप को, एंड हेट्रोजाइगस में भी अपने आप को ये कंट्रोल में बोल रही हूँ, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस करेगा, और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा। इसमें चूंकि दोनों जीन बराबर के ताकतवर हैं, तो यहाँ क्या होगा कि सिर्फ एक ही टाइप में ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब A और B दोनों के जीन मौजूद हों, ठीक है, यानी जिस पर्सन का AB ब्लड ग्रुप है, नॉट पॉजिटिव एंड निगेटिव में यहाँ बात कर रही हूँ, AB ब्लड ग्रुप है, उसमें ये जीनोटाइप होगा उसका, इसके अलावा कोई दूसरा जीनोटाइप नहीं होगा ना। O ब्लड ग्रुप है, चूंकि ये रिसेसिव है, नेचुरली ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन हो इसके जीन का, तो IO। दिस इज द जीनोटाइप। तो जीनोटाइप यानी जीन, ब्लड ग्रुप अब आप लोगों का क्लियर हो गया, इससे रिलेटेड जो जीन्स है वो अब आप लोगों के क्लियर हो गए। अब एग्जाम में क्वेश्चंस इससे किस प्रकार के आते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ उसके भी पहले मैं और 2 पॉइंट बता दूं, सॉरी मैं भूल गई थी ना। AB ब्लड ग्रुप को, जिसका भी AB ब्लड ग्रुप होता है, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए ना क्योंकि AB ब्लड ग्रुप जिसके भी पास रहता है, उसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो A वाले से भी ब्लड ले सकता है, B वाले से भी ले सकता है, O वाले से भी ले सकता है। अब इसका डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है अभी, क्योंकि जब मैं वो पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो फिर ये आपका छूट जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक एंटीजन एंड एंटीबॉडी की बात होती है हमारे ब्लड में, क्लियर। तो यदि A वाला व्यक्ति B वाले को ब्लड दे दे, तो कुछ ऐसा रिएक्शंस होता है कि ब्लड क्लॉट कर जाता है और उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो A वाला सिर्फ A को दे सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, ठीक है। साथ में A वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ A को दे सकता है एंड AB को दे सकता है, क्योंकि इसमें A मौजूद है, आप अभी फिलहाल इतना ही समझिए। B वाला B वाले को दे सकता है और AB वाले को दे सकता है, क्योंकि इसमें B मौजूद है, क्लियर ना। और O वाला सभी को दे सकता है, क्योंकि इसमें कुछ मौजूद नहीं है। आपको मैं ये समझाने के लिए बोल रही हूँ, बट कुछ एंटीजन एंटीबॉडी वाली बात होती है, ठीक है, वो नहीं समझना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा उसे गेन कर लेते हैं, सिलेबस को छोड़
छोड़ देते हैं। मैं वैसा नहीं चाहती आप लोगों की, मैं बोर्ड की तैयारी करवा रही हूँ तो बोर्ड की तैयारी करवाऊंगी। चूंकि ओ वाला सभी को दे सकता है, दैट्स वाई इट इज यूनिवर्सल डोनर। यानी ओ ब्लड ग्रुप जिस भी पर्सन का है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। क्लियर? ओ वाला तो ओ को दे ही सकता है। तो भाई यदि कभी ऐसी कोई किल्लत हो जाए ब्लड ग्रुप की, ओ वाला किसी को भी दे सकता है। बट फिर भी ब्लड डोनेशन के समय बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये सिर्फ डॉक्टर्स ही करते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी कुछ भी ब्लड दे देते हैं। ठीक है? तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, इसलिए सही यही होता है ए वाले ए को दे, बी वाले बी को दे, ए बी वाले ए बी को दे एंड ओ वाले ओ को दे। ये ज़्यादा सही होता है, बट दिया जा सकता है। ठीक है ना? तो अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कितने होते हैं उसके लिए जो जीन्स की वैरायटी है वो हो गया आप लोगों का, जिसमें रिसेसिव कौन है, डोमिनेंट कौन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो ब्लड ग्रुप में आप लोगों को इस क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना। अब मैं इससे रिलेटेड जो क्लासेस बताने वाली थी वो बताऊंगी, 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी, उसके आधार पर आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि एक मैन है, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एक मैन जिसका ब्लड ग्रुप है ए, वो शादी करता है एक वुमेन से जिसका वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है? तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि जब इसकी बेबी होंगे तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर शुरू करते हैं कि किस तरह से क्रॉसेस बनाते हैं और कितना आसान होता है इससे फाइंड आउट करना कि भाई इन दोनों का जो बेबी होगा, जो इनका चाइल्ड होगा, उसका क्या पॉसिबिलिटी है, यानी उसका ब्लड ग्रुप किस तरह का हो सकता है। देखिए क्रॉसेस मैं बता रही हूँ, पॉसिबिलिटीज ये गॉड नोज, ये मैं बता चुकी हूँ, ये बायोलॉजी है बहुत सारे, और ये हेरिडिटी जो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन बायोलॉजी, बहुत बड़ा है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाकर पढ़ते हो तो वहाँ बहुत सारे चेंजेस भी आने लगते हैं। ठीक है? तो फिलहाल पॉसिबिलिटी जो मैं बता रही हूँ, तो आप लोग ऐसा मत करने लगना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जब मैं पढ़ाती हूँ उसके बाद वो पापा आपका क्या ब्लड ग्रुप है, मम्मा आपका क्या ब्लड ग्रुप है, और फिर उसके बाद वो रिलेट करने लगते हैं कि अरे भाई ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे आ गई, मेरा ब्लड ग्रुप कैसे हो गया। बेटा ये जो जेनेटिक्स है, ये जो जीन की कहानी है, बहुत सारा इसमें कॉम्प्लिकेशंस होता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हिडन कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन में तो दिखते ही नहीं है। हमने जो मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड प्रोसेस दिखाया, क्या उसमें फर्स्ट जनरेशन में कुछ मिला था? नहीं, सिर्फ एक कैरेक्टर मिला कि भाई डोमिनेंट अपीयर्स होता है। बट जो वेराइटीज हम लोगों को मिला वो किस में मिला? एक्टिव जनरेशन में मिला। क्लियर? तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग ऐसा मत सोचने लगना कि भाई मम्मी पापा के ब्लड ग्रुप से मेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मेरे क्लासेस में ऐसा डाउट किया कि मैम मेरे पापा का तो ये ब्लड ग्रुप है, मेरी मम्मी का ये ब्लड ग्रुप है। तो भाई आपकी पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। आपकी फैमिली में, फैमिली इट मीन्स आप कितने भी जनरेशन्स में आप कितने कैरेक्टर्स को जानते हो। पूरी फैमिली गोरी, कोई अचानक एक बच्चा हो गया काला। भाई मेरे दादा दादी भी गोरे थे, मेरे नाना नानी भी गोरे थे, मेरे मामा मौसी चाचा फुआ सारे कोई गोरे हैं, मैं कैसे काला हो गया, मैं तो डिप्रेस हो गया। ठीक है? मैं इस फैमिली का हूँ भी या नहीं, या किसी ने सड़क पर से मुझे उठा के लाया। इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि जेनेटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है बच्चे। और बहुत आप अपनी फैमिली यानी आप अपने ग्रैंडफादर को जानते हो, आप अपने ग्रैंडफादर को जानते होगे शायद। उससे के पहले क्या था कैरेक्टर्स, आपका फैमिली कहाँ से आपकी चली आ रही है, आपकी फैमिली ट्री कहाँ है। ठीक है? सब पेडिग्री कहते हैं, ये फैमिली ट्री आपकी कहाँ है। ये बहुत लंबा डाटा होता है, आप उसके बारे में नहीं जान सकते हो। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हिडन होते हैं हमारे जीन के अंदर, बट आफ्टर मेनी जनरेशंस, बहुत सारे जनरेशंस के बाद आकर के अचानक से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि अरे मैं तो अनोखा हो गया। ठीक है? हो सकता
है कि पूरी फैमिली में सब कोई काले हैं और मैं गोरा हो गया, मैं तो एकदम हीरो बन गया, ठीक है, वैसी टेंडेंसी हो जाती है बच्चों की। तो ये कोई नहीं जानता कि बायोलॉजी में कब क्या हो जाए। जस्ट अभी भाई ये जो कोविड-19 आया हुआ है, क्या हम लोग कभी जानते थे कि कोविड-19 आकर के इस तरह से अपना को एक्सप्रेस करेगा, इतना एक्टिवेट हो जाएगा। कोविड-19 कोई नया तो नहीं है, बट इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि आज हम सभी घर के अंदर बंद हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ, आप प्रोसेस को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना होगा जब आप क्वेश्चन आंसर अपने सॉल्व कीजिएगा तो, बट ये 100% कंफर्म नहीं होता है कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो उसके बेबी का भी रिजल्ट होगा, बट मैक्सिमम चांस यानी 99% चांस है कि रिजल्ट यही आएगा। फिर भी हमारे हाथ में 1% है कि उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसने शादी किया एक वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? भाई ओ वाला तो हमारा रिसेसिव ट्रेट है। नेचुरली अगर वुमेन में ओ ब्लड ग्रुप है तो इसका जीन कैसा होगा? ऐसा होगा। बट मैन का ब्लड ग्रुप है ए तो इसका जीनोटाइप ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, यानी दो केस हो सकते हैं। चलिए दोनों केस में हम लोग देखते हैं। केस नंबर 1 ऐसे ही आप लोग लिखिएगा भी। व्हेन मैन हैज जीनोटाइप IA। भाई वुमेन का तो IO। चलिए हम लोग क्रॉसेस बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया था। दिस इज मेल और इसका है ब्लड ग्रुप A, तो इसका जो जीन होगा वो ऐसा केस 1 में मैंने लिया है, ये क्रॉस हुआ। भाई फीमेल का तो रिसेसिव ही ट्रेट है तो नेचुरली इसका ऐसे होगा। अब जो भी इसका गैमेट बनेगा, क्लियर, हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया है, अब हमारे लिए बहुत ही आसान है। दिस इज IA एंड इसका भी तो दोनों एक ही टाइप का बनेगा ना, IO। कोई भी इसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है, बट इसमें चारों केस में आपका जो रिजल्ट है IO IA एंड IAIO, चारों केस में जो बेबी होगा, यानी यदि जीनोटाइप ऐसा रहे और फीमेल का तो वैसा ही रहेगा केस 1, तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द जीनोटाइप ऑफ मैन। तो ये क्या होगा, इसका जितना भी बेबी होगा चाइल्ड, इसका क्या होगा, इसका होगा ब्लड ग्रुप A। इज दैट क्लियर? तो पहला रिजल्ट क्या हुआ कि भाई इसका ब्लड ग्रुप A हो सकता है। नाउ केस नंबर 2, when man has genotype IAIO। अब हम लोग फिर से क्रॉसेस करेंगे, क्लियर? तो आप लोग यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। IAIO, दिस इज मेल, क्लियर, क्रॉसेस विथ फीमेल। फीमेल का तो भाई रिसेसिव है तो नेचुरली यही रहेगा। इसमें देखिए जो गैमेट बना वो कैसा बना, दो तरह का बना ना, IAIO, यानी दो तरह का इसमें बना, एंड इसमें तो भाई दोनों एक ही तरह का बनेगा, कोई भी किसी के भी साथ कंबाइन करेगा। देखिए यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आप लोग, यहाँ IA और IO, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा A। चलिए इस केस में भी IAIO, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। बट यदि ये स्पर्म जिसमें ये है, क्लियर, अब देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है कि भाई ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है कि इफ अ मैन विथ ब्लड ग्रुप A मैरी विथ अ वुमन विथ ब्लड ग्रुप O, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या कि जो उनका चाइल्ड होगा या तो उसका ब्लड ग्रुप A रहेगा या तो उसका ब्लड ग्रुप O रहेगा, क्लियर? अभी जस्ट मैं आपको दूसरा क्रॉस भी बता रही हूँ।
सेकंड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। एक मैन जिसका ब्लड ग्रुप है ए, वो शादी करता है एक वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, और उसकी एक बेटी होती है और उसकी बेटी का भी ब्लड ग्रुप होता है ओ। ठीक है, आप लोग ये जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है एंड ओ रिसेसिव है, बट माना कि आप लोगों को ये नहीं पता है रियल में कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, बट किसी और भी ट्रेट के लिए अगर सिर्फ इतना डाटा दिया है कि भाई मैन है जिसका ब्लड ग्रुप है, वुमेन का ब्लड ग्रुप है और बेटी का ब्लड ग्रुप हो गया ओ, क्या आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि विच प्रॉपर्टी इज डोमिनेंट, यानी ओ डोमिनेंट है या ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है? भाई सुनने में लग रहा है कि अच्छा भाई बेटी को तो मिल गया ओ, ठीक है, बट मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कहा था, फर्स्ट जनरेशन में अगर प्योर ब्रीड है, प्योर उसका ये नहीं होमोजाइगस कंडीशन है, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है। यहाँ ना आपका F1 जनरेशन है, क्योंकि भाई ये जो डाउटर है इसकी स्टडी किस जनरेशन में की जा रही है ये हमें नहीं पता, क्योंकि मैंने क्या किया, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, देन फिर आपके पेरेंट्स हो गए, आप हो गए, आपके बेबी जब होंगे तो वो होंगे, ठीक है, किस जनरेशन का है ये तो हमें नहीं पता, पहला चीज। दूसरा, जब तक हमें जीनोटाइप किसी का ना पता हो, यानी उसका जीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तब तक हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। क्लियर? तो आपके एनसीईआरटी बुक में यही क्वेश्चन दिया है, ये डाटा दिया है और ये पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं इतना डाटा के द्वारा कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है? तो नो, नेवर, हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि इसमें मैन एंड वुमेन का तो जीनोटाइप दिया ही नहीं है। क्योंकि मैंने जस्ट अभी इसके पहले जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, मैन का था ए ब्लड ग्रुप, उसमें दो तरह की जीनोटाइप आप लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर वही, तो इसे एक्सप्लेन करना यदि हो, अगर 1 मार्क्स में आया तो नो लिख के कहानी खत्म, लेकिन अगर 2 और 3 मार्क्स में आता है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नो, पहले तो आंसर हमारा हो जाएगा नो। चलिए आंसर मैं लिख देती हूँ, नो, दिस डाटा इज नॉट complete. Now to declare that the given that the which blood group is dominant and which one is recessive, ये आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद अब आप केसेस लेके समझाओगे। लेट अस सपोज, पहला केस मैंने लिया, व्हेन A is dominant, यदि A डोमिनेंट है, O रिसेसिव है, ठीक है, तो जब A डोमिनेंट है तो मैन का जीनोटाइप कैसा कैसा हो सकता है? होमोजाइगस भी हो सकता है एंड हेट्रोजाइगस भी हो सकता है ना, ठीक है। और वुमेन का कैसा होगा? वुमेन का तो भाई चूंकि ये रिसेसिव है तो नेचुरली ये होगा। तो इज इट पॉसिबल दैट इफ मैन हैज दिस जीनोटाइप यानी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, देन दिस जीन जीन विथ O blood group फ्यूज विथ वुमेन सेक्स, और इस कंडीशन में जो डाउटर होगी, ठीक है, जो इसकी डाउटर होगी तो इसका ब्लड ग्रुप तो O आ ही जाएगा ना, आप क्रॉसेस भी करके दिखा सकते हैं वहां, ठीक है। तो इस केस में आपने तो भाई क्वेश्चन में तो जीनोटाइप दिया नहीं है, जब जीनोटाइप नहीं दिया है तो हो सकता है कि भाई बेटी का अगर O ब्लड ग्रुप है तो उसके पापा का ये वाला जीनोटाइप हो और उसमें जो IO वाला स्पर्म है वो एक के साथ फ्यूज कर गया हो। तो ये केस नंबर 1 हुआ। चलिए केस नंबर 2 हम लोग देखते हैं। माना कि चलिए O डोमिनेंट है, लेट अस सपोज O डोमिनेंट है, ठीक है, तो A रिसेसिव है, तो जब A रिसेसिव रहेगा तो जो मेल रहेगा उसका जीनोटाइप गारंटेड सिर्फ होमोजाइगस होगा, और जो फीमेल रहेगी उसका जीनोटाइप 2 तरह का हो सकता है, क्योंकि O डोमिनेंट है तो IO IA भी रह सकता है, क्योंकि O डोमिनेंट मैंने कहा है, ये तो आपका दिया नहीं है,
ठीक है, एंड IO भी रह सकता है। क्लियर? चलिए, इस दोनों कंडीशन में से यदि ये इसके किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज किया तो हमारा रिजल्ट आएगा, तो भाई O डोमिनेंट है तो नेचुरली जो रिजल्ट आएगा वो O ब्लड ग्रुप ही आएगा। बट यदि ऐसा जीनोटाइप हो फीमेल का, मान लिया कि ये वाला गैमेट जिसमें O ब्लड ग्रुप मैंने लिखा है, यदि ये दोनों आपस में फ्यूज करता है तो रिजल्ट फिर से वही आएगा, IOIA, यानी कि बेटी का O ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो भाई मैंने किसी को भी डोमिनेंट माना, केसेस हमारे पास बहुत है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। तो सिर्फ इतना कह देना कि मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप है A और पापा का ब्लड ग्रुप है A, मम्मी का है B, भाई मेरा ब्लड ग्रुप A भी होना चाहिए था ना, वो कैसे हो गया? क्लियर? मैं तो इनका बेटा हूँ ही नहीं या मैं तो इनकी बेटी हूँ ही नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे केसेस यहाँ देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को डील करती हूँ। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर? तो क्रोमोसोम की हम लोगों ने बात की, काफ़ी लंबे समय से मैं क्रोमोसोम बोलती आ रही हूँ, और ये अब तक आप लोग जान चुके हैं कि क्रोमोसोम ही हमारी बॉडी के हर एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इवन आर सेक्स, हमारे सेक्स को भी कंट्रोल करता है। इट मीन्स कि मेल है या फीमेल है, यानी जो मेलनेस वाला कैरेक्टर है या फीमेलनेस वाला कैरेक्टर है, ये भी क्रोमोसोम ही करता है। तो जितने भी, अब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में। क्लियर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मैंने बताए थे? 46 में 23 पापा से, 23 मम्मी से हम लोगों को मिला था। तो 1 to 23 पेयर्स हम लोग यहाँ बात करेंगे। मैं फिर से लिख रही हूँ आपको, 1 2 3 एंड इट इज 23rd। किसके? फ्रॉम योर फादर, आपके पापा से आपकी बॉडी में गया है। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 23rd, ये कहाँ से आप लोगों को मिला है? आपकी मम्मी से आप लोगों को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था ना। जो 1 to 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में 1 से लेकर जो 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो हमारी बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। उसके अपीयरेंस, उसका फिजियोलॉजी, सब कुछ, उसका रंग रूप, सब कुछ। ठीक है, इस तरह के क्रोमोसोम जो कि बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं एक्सेप्ट सेक्स। सेक्स से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स होता है, यानी मेल से रिलेटेड जो कैरेक्टर एंड फीमेल से रिलेटेड जो कैरेक्टर है, वो ये कंट्रोल नहीं करते हैं। उसके अलावा ये सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो वो सारे क्रोमोसोम जो कि बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, इनकी संख्या होती है 1 से लेकर 22 तक, इसे कहते हैं ऑटोसोम। एंड जो 23rd क्रोमोसोम है, दिस वन, पापा से भी जो हमें मिला और मम्मी से भी जो हमें मिला है, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि ये हमारे मेलनेस या फीमेलनेस को कंट्रोल करता है। कोई मेल है तो उसमें सारा मेलनेस वाला कैरेक्टर्स, और अगर कोई फीमेल है तो उसमें फीमेलनेस वाला कैरेक्टर, वो इसके सेक्स से रिलेटेड कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है 23rd क्रोमोसोम। क्लियर? तो ये था सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। अब अगला टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी बेबी का सेक्स, किसी भी एनिमल्स में किसी बेबी का सेक्स कैसे पता लगाया जाएगा कि वो मेल है या वो फीमेल है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इसे हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे पता लगाया जाता है और हमें क्या नहीं करना चाहिए ना। मेल की बॉडी में जो 23rd क्रोमोसोम है, मैंने क्या कहा, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन, तो नेचुरली सेक्स से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके लिए भी 2 जीन। तो मेल की बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, मेल की बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, X एंड Y। क्लियर? नाउ
फीमेल की बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सेम टाइप का होता है, होमोजाइगस होता है हमेशा, एक्स एंड एक्स। क्लियर? नाउ अब रहा भाई फर्टिलाइजेशन का बात। चलिए मैं यहीं से फर्टिलाइजेशन शुरू करती हूँ। जस्ट मैं इसे थोड़ा उल्टा कर दूं ताकि फीमेल। चलिए अब भाई जैसे गैमेट्स बनेगा तो जितने भी आउटोजोम्स है 1 to 22 वो तो अलग होंगे ही, साथ में क्या होगा, ये 23rd क्रोमोसोम जो है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो भी तो सेपरेट होगा ना। तो चलिए जब इसमें गैमेट बना तो इसका जो गैमेट यानी स्पर्म जो बना वो दो तरह का हो गया, एक्स एंड वाई। और फीमेल की बॉडी में जो गैमेट बना वो सेम टाइप का गैमेट, एक्स एंड एक्स। अब कोई सा भी गैमेट किसी के साथ फ्यूज हो सकता है। चलिए ये एक्स इसके साथ जब फ्यूज हुआ तो रिजल्ट आया एक्स एक्स। ये स्पर्म जब एग के साथ फ्यूज हुआ आया एक्स एक्स। ये वाई वाला जब इसके साथ फ्यूज हुआ तो आया एक्स वाई, एंड दिस भी आया एक्स वाई। यानी ये हुई बेटी पैदा, यानी गर्ल मीन्स डॉटर। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आया तो इट इज सन और बॉय, अ बॉय विल बॉर्न। क्लियर? तो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन यही है कि मेल में सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड एक्स। तो इफ स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विथ एग, क्योंकि एग तो दोनों एक टाइप का है, स्पर्म ही अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो व्हेन स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम फ्यूज विथ एग देन अ गर्ल विल बॉर्न। क्लियर? एक बेटी का जन्म होता है। एंड व्हेन स्पर्म with Y chromosome fuse with egg then a boy will born, एक बेटे का जन्म होता है। तो पुराने ज़माने में, अब तो ज़माना हमारा काफ़ी बदल गया, पुराने ज़माने में यह हो सकता है कि अभी भी किसी गांव में बहुओं को दोषी ठहराया जाता था बेटे या बेटी के लिए। तो ये तो गॉड नोज, ये ऊपर वाला जानता है कि आपका बेटा होगा या बेटी, ये हम लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो भाई दोष देना बंद करो, क्योंकि आपका बेटा ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसे बेटा होगा या बेटी। हालांकि सही माने तो न लड़का रिस्पॉन्सिबल होता है न लड़की रिस्पॉन्सिबल होती है। भाई वो ऊपर वाला जानता है कि कब कौन सा स्पर्म फ्यूज हो जाए। बट मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग इस तरह के काम करते हैं या इस तरह के काम होने में साथ देते हैं। तो इस तरह से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। जस्ट मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे करना चाहूँगी फीमेल फिटिसाइड्स की। फीमेल फिटिसाइड्स का मतलब होता है कि जब बिफोर द बर्थ ऑफ अ बेबी, वो बच्चा जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद 1, 2, 3 महीने के अंदर ही, क्योंकि मैंने क्या कहा था, रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया था तो गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है। तो अप टू 4 मंथ्स के बीच में ही या पहले ही कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का रिसर्च किया जाता है, उससे इस क्रोमोसोम का जांच कर लिया जाता है या उसके ऑर्गन्स का जांच कर लिया जाता है, और ये पता लगा दिया जाता है कि जो होने वाला बेबी है वो मेल है या फीमेल है। तो बहुत नहीं, अब आज के ज़माने में बहुत कम लोग, पहले बहुत लोग हुआ करते थे, वो लोग फीमेल फिटिसाइड्स यानी कि बेबी को किल कर देते थे अगर वो फीमेल हुई तो मदर्स वॉम्ब में ही। ये बेटा बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, मोरल भी देती हूँ ताकि आप लोग सीखते जाइए। क्लियर? तो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे एक सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन बींग्स में। इट इज ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, बट किसी इंडिविजुअल में, किसी एनिमल्स में टेम्परेचर ये बताता है कि भाई जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल, और वो होता है बेसिकली रेप्टाइल्स में। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स लिया है। लिजार्ड जिसका नाम है एग्मा, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अंडा देते हैं और अंडे को इंक्यूबेट करते हैं। आपने देखा है कभी मुर्गी ने दिया अंडा और उसके ऊपर मुर्गी खुद बैठ करके उसे इंक्यूबेट करती है। इंक्यूबेट करने का मतलब उसे टेम्परेचर देती है, उसे वार्म अप करती है।
ताकि उसमें उसके बेबी का ग्रोथ हो। तो सोचिए, इन लोगों ने साइंस पढ़ा नहीं, बट इन लोगों की साइंस कितनी डेवलप है। ये लोग क्या करते हैं, अपने अंडे को डिवाइड कर लेते हैं और कुछ देर ज्यादा जिस पर बैठते हैं तो उसे ज्यादा टेम्परेचर मिला, और जब कुछ कम देर बैठते हैं तो कम टेम्परेचर मिला। तो लिजार्ड्स, जिसका एक एग्जांपल मैंने लिया है एग्मा, इसमें यदि ज्यादा देर यानी हाई टेम्परेचर यदि हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर ऐसा नहीं कहेंगे कि वहां पे आग हम लोग जाकर जला देंगे या उसे उबलते पानी में उबाल देंगे भाई, तो फिर तो उबलते पानी में डाला और फिर फोड़ के खा लिया अपने पेट में। तो लिजार्ड एग्मा इंक्यूबेट करता है अपने अंडे को जब, तो यदि ज्यादा देर तक वो उसे इंक्यूबेट करता है, मोर टेम्परेचर यहाँ मुझे लिखना चाहिए था, तो वो उससे मेल प्रोड्यूस होता है, उस अंडे से जो बेबी निकलेगा वो मेल रहेगा, एंड टर्टल में हाई इंक्यूबेशन करने पर फीमेल्स निकलती है। तो इस तरह से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, either बाय सेक्स क्रोमोसोम और बाय टेम्परेचर। आज की वीडियो का मेरा लास्ट टॉपिक है एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। ट्रेट इट मीन्स कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स आप लोगों को दिखते हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो, या किसी भी लिविंग की बॉडी में, वो दो तरीके के होते हैं, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड नाम से ही पता चलता है, इसे हम लोग गेन करते हैं आफ्टर बर्थ। अब कैसे भाई गेन करते हैं, जन्म तो हमारा हो गया, फिर दो बच्चे का जन्म हुआ एक साथ, एक बच्चा खूब पढ़ाई किया, बहुत सारी उसने पढ़ाई की और एक साइंटिस्ट बन गया। दूसरे बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगा, वो क्या किया, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, तो वो भाई कोई और काम करने लगा। दिस इज एक्वायर्ड ट्रेट, यानी कि हम लोग क्या एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ। लेट अस सपोज किसी पर्सन का, भगवान ना करे, किसी पर्सन का यदि एक्सीडेंट हो जाए और उसका एक हाथ कट जाए, तो वो इंसान जिसके पास एक हाथ नहीं है वो उसका एक ट्रेट हो गया, एंड दिस इज एक्वायर्ड ट्रेट। क्लियर? यानी एक्वायर्ड ट्रेट, जन्म के बाद हम लोग जो भी कुछ गेन करते हैं, जो भी ट्रेट, जो भी गुण हमारे अंदर आते हैं, उसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। और चूंकि इससे जीन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, इसमें जीन का कोई संबंध नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इनहेरिटेबल। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया ना, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक चूहा लिया, उसके पूंछ को काट दिया और उसके बाद देखा कि भाई देखते हैं इसका बेबी होगा तो उसका पूंछ रहेगा कि नहीं। बार बार इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद पता चला कि नहीं, इट इज एक्वायर्ड ट्रेट, यानी कि जन्म के बाद उस चूहे की पूंछ काट दी गई थी, तो अब उसके बेबी का ऐसा नहीं है कि पूंछ कटा हुआ होगा। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को एक्वायर्ड ट्रेट समझ में आ गया। सेकंड वन इज इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट यानी वैसा ट्रेट जो बाय बर्थ हमें मिलता है, ठीक है, बाय बर्थ हमें मिलता है। इट मीन्स जैसे हम लोग का लुक कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है, हाइट कैसा है, कभी कभी बहुत सारा चीज़, हमें बहुत सारा प्रॉपर्टी ऐसा होता है हम नहीं जानते हैं, और फिर भी हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की तरह हमारी प्रॉपर्टी मिलने लगती है, हमारा नेचर मिलने लगता है। तो इस तरह के ट्रेट जो इनहेरिटेड होकर के हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है, उस तरह के ट्रेट को कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, और ये इनहेरिटेबल होता है। यानी ये ट्रेट मुझसे मेरे बच्चों में जा सकता है या आपसे आपके बच्चों में जा सकता है, ठीक है। इट इज इनहेरिटेबल। क्यों होता है इनहेरिटेबल? बिकॉज इट इज रिलेटेड विद जीन। तो इस तरह से आप लोगों ने मेरे 3 वीडियोस, जो इस चैप्टर के 3 फर्स्ट वीडियोस हैं, उसमें मैंने पूरा का पूरा हेरिडिटी को एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक कि आप लोगों का ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू करूंगी इसी चैप्टर का टॉपिक इवोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो के पहले बाय।